हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, अपन ने आज अभी तक जितना पढ़ा, यानी कि अपन ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में अपन ने वीबीडी थ्योरी कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट, है ना। उसकी लिमिटेशन है आपके कोर्स के अंदर और कुछ नहीं है ना। तो वीबीडी कंप्लीट हो गई अपनी। अब अपन देख रहे थे सीएफटी। सीएफटी के अकॉर्डिंग अपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है और आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, वो अपन ने देखी। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी। लेकिन इससे पहले आपको एक थ्योरम पढ़नी होगी, यानी कि एक थ्योरी है आपकी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जेटीडी। वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा सकते कि किस तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हुई होगी। अब आप बोलोगे कि टेट्राहेड्रल का जैसे किया वैसे ही स्क्वायर प्लेनर का कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है आपके, एक एग्जाम्पल है, मान लो आपके सीओ। अगर इसमें से क्या करें, दो लिगेंड्स हटा दें, दो लिगेंड हटाएंगे तब आपके क्या बनेगा, दो लिगेंड हटा दिए तो 4 बच गए प्लस ये साइनाइड। दो लिगेंड हटाने के बाद में आपके क्या बना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। यानी कि आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। आपके किससे बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से अगर लिगेंड्स को हटा दें। अब ये हटेंगे कैसे, किस आधार पर हटेंगे, उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा जेटीडी। जेटीडी होता क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या थ्योरम बोला जाता है। ओके, जॉन टेलर थ्योरम। इससे देखो, ये थ्योरम आपके काम कहाँ कहाँ आती है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है और आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होती है। ये थ्योरी आपकी ऐसी थ्योरी है जो तीनों केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बिना कोई भी कॉम्प्लेक्स की व्याख्या नहीं कर सकते कि किस तरीके से उसकी आकृति होगी। देखो, आपके कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी बॉन्ड जो आपके मेटल से 6 के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे इस तरीके से, वो उनकी लेंथ क्या इक्वल थोड़ी होती है, सभी की इक्वल नहीं होती है। अगर आपके मान लो बल्कि ग्रुप लगा दिए जाए तो ये इक्वल होगी ही नहीं, क्योंकि अगर इक्वल है तो आपके क्या होगा, मान लो साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये वैसे भी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर इन्हें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाला भी जाता है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। जो भी आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। और किसमें किसमें ये है ना डिजोल्व होते हैं, या कह सकते हैं कि किससे रिएक्ट करते हैं, मोस्टली ये कंसंट्रेटेड एसिड और बेस के साथ ही रिएक्शंस करते हैं। नॉर्मल पानी के अंदर अगर इन्हें पानी में डाला जाता है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि इनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। ओके, तो ये है आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स की प्रवृत्ति की। अगर मान लो कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर 6 के 6 बल्कि ग्रुप लगा दिए जाए तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। कोई बल्कि ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप में रिपल्शन ही होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपन ने किस थ्योरम से व्याख्या की, जेटीडी से व्याख्या की, यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यानी कि उनके उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आ गए, यानी कुछ विकृतियां आ गई, जिससे वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्थायी हो गया। देखो, आपके एक थी आपके साइक्लोहेक्सेन थी। साइक्लोहेक्सेन के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन ये नहीं बताते कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से ही होती है। इसकी स्ट्रक्चर अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं कि या तो चेयर फॉर्म में होगी या बोट फॉर्म में होगी। ये बताते हैं कि या तो आपकी ये क्या होगी, या तो आपके इस तरीके से चेयर फॉर्म में होगी या होगी आपके बोट फॉर्म में होगी।
कि इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते थे कि ये अपनी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, थोड़ी बेंट हो जाती है। बेंट क्यों हो जाती है? कोई भी स्ट्रक्चर बेंट होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब जब किसी भी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्राप्त करता है, यानी कि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो आपका एक रिलेशन होता है आपकी स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही अनस्टेबल होगा। यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। जितनी आप एनर्जी डिक्रीज करोगे वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें जब कन्वर्ट होती है तो कन्वर्ट क्या रहती है, इसी में है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल देखा जाए तो आपकी कौन सी स्टेबल होती है, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और फिर बोर्ड फॉर्म स्टेबल होती है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसी थी, वो इसमें कन्वर्ट हो गई, इनमें कन्वर्ट हो गई, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्राप्त कर ली, है ना। तो इसी तरीके से आपके क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो जेटीडी मोस्टली व्याख्या की जाती है आपके 3 कोऑर्डिनेशन नंबर से लेकर कहीं तक भी ले जाओ वहीं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके कोऑर्डिनेट नंबर है 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपको दिया जाए कि आपके पास है AgNH3 और ट्वाइस 2+, इस कॉम्प्लेक्स में जेटीडी लागू होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, लीनियर कॉम्प्लेक्स है। लीनियर कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है, मैक्सिमम आपके बॉन्ड एंगल पाया जाता है जो आपका 180 का होता है। अगर कोई लीनियर कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में तो वैसे ही कितने का है, 180 का बॉन्ड एंगल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इन कॉम्प्लेक्स की अपन व्याख्या नहीं कर सकते जेटीडी के द्वारा, क्योंकि इनमें तो वैसे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ओके, एक बात हो, जब आप किसी भी ज्योमेट्री की यानी कि ज्यामिति की व्याख्या करते हो, जब अपन ज्यामिति की व्याख्या करते हैं कि इसकी ज्यामिति है एसपी यानी कि इसके अंदर मान लो कि लीनियर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, टीपीपी, ये ज्यामिति की व्याख्या करते हैं। जबकि आप कोवैलेंट कंपाउंड में, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यौगिक में जब व्याख्या करते हैं ज्यामिति की तो वहाँ लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है, जबकि यहाँ लोन पेयर का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते कि इसकी वजह से इसमें कितनी यानी कि इसकी ज्यामिति में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक बात याद रखना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर ज्यामिति की जब व्याख्या करते हैं तो वहाँ लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं होता है। लोन पेयर का मेरा मतलब है कि आपके अगर डीप लोब के अंदर मान लो कोई डीप एन का था, कोई कॉम्प्लेक्स डी रेंज का था, तो उसमें अपन अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर रहे थे तो ये आपके क्या है, एज लोन पेयर की तरह ही बिहेव करते हैं। लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहा जाता है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, आपके एज लोन पेयर ही बिहेव करते हैं। ओके, तो आप इन्हें ये नहीं बोल सकते कि लोन पेयर नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोन पेयर कहते हैं। ओके, लेकिन इनमें इनका रोल नहीं होता है, इनमें केवल वह इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है जो आपके किससे, लिगेंड से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं जेटीडी। जेटीडी में देख रहे हैं कि आपके स्टेबिलिटी का देख रहे हैं कि किन किन पे लागू होगी। जेटीडी वहाँ लागू होगी जिनके अंदर आपके पास क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज़्यादा हो। अगर 3 से ज़्यादा है कोऑर्डिनेट नंबर, वहाँ आप क्या करोगे, जेटीडी यूज़ करोगे। अब मान लो एक ऑक्टाहेड्रल, जब जेटीडी की व्याख्या की जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर ही की जाती है। अब मान लो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जेटीडी की व्याख्या करना बहुत इजी होता है, क्योंकि अपन इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लो मेटल है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, इनके अंदर क्या चारों 6 के 6 जो बॉन्ड है जो मेटल से अटैच है वो क्या इक्वल है, नहीं होते इक्वल या होते। देखो अगर आपके किसी कॉम्प्लेक्स में इक्वल आ जाए, यानी कि 6 के 6 बॉन्ड आपके क्या हो, इक्वल हो, अगर इक्वल है तो अपन कहेंगे कि परफेक्ट आपके क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये कौन सा होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपना। अगर आपके
किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या अपन कह सकते हैं अगर किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 के 6 बॉन्ड लें, 6 के 6 बॉन्ड लेंथ, यानी कि अपन कह सकते हैं 6 के 6 डोनर लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स की साइज या लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ अगर इक्वल आती है तो उसे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब बात यह है कि अगर मान लो या ये कंडीशन हो सकती है लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर किसी के अंदर सेम लिगेंड है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी क्या हो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही निर्माण करे। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके अगर सेम लिगेंड होंगे, मान लो मैंने यहाँ F लगा दिया, कोई मेटल है उसकी जगह मैंने F, ये लिगेंड है। आपको आप ये देखकर सोचने लग जाओगी ये क्या हो गया, F लिगेंड यानी कि फ्लोराइड लिगेंड है, इसकी वजह से क्या होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ये नहीं होता है। यहाँ क्या हो सकता है कि मान लो ये दो जो आपके पास थे बॉन्ड वो F यानी कि लंबे हो जाए, है ना। एक कंडीशन ये है कि आपके पास दो बॉन्ड है वो लंबे हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो क्या हो जाए, छोटे हो जाए यहीं तक, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, यहाँ तक हो जाए। मान मैं बनाए देखूँ। अब अपने पास जेटीडी के लिए अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, तो उस ऑक्टाहेड्रल में आपकी क्या हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है कि किस तरीके से जेटीडी पॉसिबल है या किस तरीके से आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टोर्शन आता है। ओके, तो फर्स्ट है आपका, मान लो मैंने मेटल लिया, ये लिगेंड मैंने लगा दिया 4। अब इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। ओके, एक्सियल इन्हें कहा जाता है, इक्वेटोरियल इन्हें कहा जाता है। यानी कि जो इक्वेटोरियल लिगेंड है वो आपके ये हैं, 4 इक्वेटोरियल लिगेंड है, 2 एक्सियल लिगेंड है ना। इन दोनों लिगेंड्स में क्या हो, या तो कंडीशन ये हो सकती है आपकी क्या हो, इक्वेटोरियल लंबे हो जाए, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है उससे भी ज्यादा हो जाए, है ना। तो एक कंडीशन तो ये होगी। इस कंडीशन को कहा जाता है जेड आउट। ओके, नाम दिया जाता है इन्हें जेड आउट। और अगर आपके पास मेटल है, ये लिगेंड लगे हुए हैं, इनके अंदर क्या हो कि इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाए, एक्सियल लिगेंड्स है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो इनको बोलते हैं अपन जेड इन। ओके, इन्हें कहा जाता है जेड इन। अब नेक्स्ट कंडीशन है आपके, अगर आपके पास मेटल है, दोनों इन दो बॉन्ड की लेंथ बराबर हो, इन दो की बराबर हो और इन दो की बराबर हो, यानी कि जो आपके ये बॉन्ड है इससे मैं अगर जेड मान रही हूँ, ये हो गया जेड एस, इसे एक्स मान रही हूँ तो ये एक्स डेस हो गया, इससे वाई मान रही हूँ तो ये हो गया आपका वाई डेस। ये हो सकता है कि एक्स जेड बराबर जेड डेस हो, यानी कि जेड और जेड की बॉन्ड लेंथ बराबर हो, या क्या हो सकता है वाई और वाई डेस की लेंथ बराबर हो, या एक्स बराबर एक्स डेस हो। अब क्या कह सकते हैं कि अपना जेड नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू एक्स, है ना, यानी कि तीनों ही बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट होती है, यानी कि एक्स की अलग है, दोनों एक्स की सेम है, दोनों वाई की सेम है, दोनों जेड की सेम है। ये 3 कंडीशन हो गई अपने पास जेटीडी की, कि ये 3 कंडीशन है कि जेड आउट भी हो सकता है, जेड इन भी हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन। ओके, ट्राई एक्सियल डिस्टॉर्शन हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये डिस्टॉर्शन होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, क्या कारण है। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, मेटल और लिगेंड होता है। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं तो उसमें केवल 2 ही बातें आती है, मेटल या लिगेंड, केवल मेटल की बात करते हैं या लिगेंड की बात करते हैं। तो ये डिस्टॉर्शंस भी क्यों होगा, मेटल और लिगेंड की वजह से ही होगा, यानी कि या तो क्या होगा, मेटल की वजह से होगा या लिगेंड की वजह से होगा। दोनों का कंबाइंड में कभी नहीं आएगा कि दोनों के कंबाइंड की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। किसी लिगेंड में अगर मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है तो उसे मेटेलो डिस्टॉर्शन कहा जाता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड की वजह से डिस्टॉर्शन होता है उसे लिगेंडो डिस्टॉर्शन कहा जाता है। ओके, तो अब बात आती है कि डिस्टॉर्शन ये 2 प्रकार के होते हैं,
यानी कि दो तरीके से होता है, एक होता है मेटेलो डिस्टोर्शन, एक होता है लिगेंडो डिस्टोर्शन। ओके, इन दोनों की व्याख्या करते हैं अपन। इन दोनों को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या आखिरकार और कैसे होता है डिस्टोर्शन, मेटल की वजह से कैसे होगा और आपके लिगेंड की वजह से कैसे होगा। तो एक तरफ मैं लिख रही हूँ मेटेलो डिस्टोर्शन, और एक तरफ लिख रहे हैं लिगेंडो डिस्टोर्शन। अब मेटेलो डिस्टोर्शन और लिगेंडो डिस्टोर्शन के अंदर अपन देखेंगे कि मेटल की वजह से किस तरीके से होगा और लिगेंड की वजह से किस तरीके होगा, और सबसे मेजर होगा अपना लिगेंडो डिस्टोर्शन। यानी कि लिगेंडो डिस्टोर्शन के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, मेटल डिस्टोर्शन के बारे में थोड़ा कम पढ़ेंगे। ओके, तो अपन मेटेलो डिस्टोर्शन आपके देखो, आपके एक है आपके मेटेलो डिस्टोर्शन, एक है आपके लिगेंडो डिस्टोर्शन। मेटेलो डिस्टोर्शन थोड़ा क्या होगा, मेजर होगा, यानी कि मेटल की वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा, लिगेंड की वजह से कम होगा। थोड़ा उल्टा बोल दिया था ना कि लिगेंड की वजह से क्या होगा, जब जब डिस्टोर्शन होगा अपने को पता नहीं होगा कि मान लो मेटल की लिगेंड आपके पास 6 के 6 अलग हो जाए, 6 के 6 अलग लिगेंड हो गए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही पढ़ रहे हैं अपन। अगर 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग बॉन्ड लेंथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ इसकी थोड़ी ये हो गई, इसकी थोड़ी ये हो गई, इसकी ये हो गई, और इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, यानी कि 6 की 6 बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ये कंडीशन हो सकती है मेटल लिगेंड की वजह से। अगर लिगेंड डिफरेंट है तो इनकी लिगेंड की वजह से कुछ भी हो सकता है, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये केवल अपन कब डिसाइड कर सकते हैं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की वजह से डिस्टोर्शन आ रहा है तो वो केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही सॉल्यूशन किया जा सकता है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। ओके, तो अपन लिगेंड की वजह से जब जब किसी में डिस्टोर्शन आएगा, केवल अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अपन किसी भी क्रिस्टलोग्राफी, है ना, इन दोनों विधियों का लेकर या तो अपन करें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सॉल्यूशन, यानी कि ESIR कुछ भी कर सकते हैं, NMR वगैरह, है ना, तो मोस्टली अपन ESIR करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, ये यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस यूज करते हैं लिगेंड की वजह से अगर डिस्टोर्शन आ रहा है, या अपन कर सकते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो दो मेथड यूज करके अपन लिगेंड और डिस्टोर्शन को व्याख्या कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली मेथड है, जबकि आप मेटल डिस्टोर्शन को आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी थ्योरी की बेस पर भी अपन इसका क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटल की वजह से 3 प्रकार के डिस्टोर्शन आएंगे। यहाँ क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि बॉन्ड लेंथ सभी क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, सभी ऑल बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, और यहाँ क्या हो सकती है, या सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इधर, है ना। तो अपन इसका, और इसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी और थोड़ा कलर का ज़्यादा रहेगा, कि किसी लिगेंड की वजह से उसमें कुछ कलर कुछ ज़्यादा आ जाता है ना, तो वो थोड़ा कलर का यहाँ रहेगा। लेकिन मेटेलो डिस्टोर्शन को अपन 3 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं कि ये 3 कंडीशन ही होगी, या तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जेड आउट होगा, या कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जेड इन होगा, या क्या होगा, ट्राइएक्सियल डिस्टोर्शन होगा, है ना, ट्राइएक्सियल होगा। ये अपन ने अभी पढ़ लिया कि क्या होता है ट्राइएक्सियल डिस्टोर्शन, या तो जेड आउट होगा, यानी कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है एक्सियल पर वो क्या होंगे, लंबे होंगे। जेड इन का यानी कि एक इसे बोलते हैं एक्सपेंड हो सकता है ना। एक्सपेंड क्या होता है कि आपने जब कोई मान लो कंटेनर है, कंटेनर में कोई अपने पास क्या रखा हुआ है, कोई अपने पिस्टन रखा हुआ है, अगर इस पिस्टन को ऊपर हटा देंगे तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। या जेड क्या होगा, कंप्रेस यानी दबा दे, दोनों एक्सियल बॉन्ड को क्या करें, दबा दे, दबाने से क्या होगा, अपन कह सकते हैं कि कंप्रेस हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो सकता है, जेड इन बोल सकते हैं। ट्राई एक्सियल का मतलब कि तीनों ही बॉन्ड लेंथ क्या हो, डिफरेंट साइज की हो, या डिफरेंट बॉन्ड लेंथ की हो, तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है आपके। इसमें क्या होगा आपके कलर से व्याख्या, कलर यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ कलर की बात आएगी वहाँ तो अपने को वैसे भी आइडिया लगाना है कि वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही सॉल्यूशन मिल सकता है। अब अपने पास मेटेलो डिस्टोर्शन 3 प्रकार का
हो गया अपने पास एक तो जेड आउट जेड इन ट्राइएक्सियल। अब बात आती है कि किस तरीके से पहचानेंगे कि जेड आउट है या जेड इन है। तो अपने पास एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टोर्शन या बोल सकते हैं डीजनरेट, है ना। डीजनरेसी का आपने नाम सुना है, 11th से ये डीजनरेसी वर्ड आ रहा है, यानी कि समभ्रष्टता या अभ्रष्टता, ये कुछ ऐसा होता है ना। तो समभ्रष्टता अभ्रष्टता यानी कि अपन बोल सकते हैं, मैं डीजनरेसी बोल रही हूँ, ओके। हिंदी में वर्ड तो इसका अभ्रष्टता या समभ्रष्टता कुछ ऐसा सा होता है, ओके। तो डीजनरेसी होती क्या है, पहली बात तो वह ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी समान हो उसे डीजनरेसी कहा जाता है, यानी कि सेम एनर्जी लेवल के अगर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें अपन डीजनरेसी कहते हैं। अब इसके अंदर डीजनरेसी का रोल क्या है, वो उन्हीं रोल से अपन बता पाएंगे कि जेड आउट होगा या जेड इन होगा। एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि डीजनरेसी किस तरीके या कितने प्रकार की होती है, ये आप खुद से ट्राई करना, देखना। आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर डीजनरेसी को बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके। लेकिन अभी अपनी जेटीडी स्टार्ट नहीं हुई है, ओके। केवल जेटीडी का इंट्रो भी नहीं हुआ है कि जेटीडी होती क्या है रियल में, ओके। ये तो नॉर्मल है कि किन किन की वजह से क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, कि बॉन्ड लेंथ इक्वल है या नहीं। तो इससे एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ, जॉन टेलर, यानी कि एक आपके क्या होता है साइंटिस्ट का नाम है जॉन टेलर, है ना। जॉन टेलर डिस्टोर्शन ये बोल सकते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है एक्सप्लेन किया जाता है, ओके। थैंक यू।